हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम प्रगतिशील युग के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं और हिंदी साहित्य को दिए गए उनके योगदान के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। तो जन्म से शुरुआत करते हैं। तो 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर श्योपुर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 11 सितंबर 1964 ईस्वी में भोपाल में ही हुई थी। पिताजी माधवराव गोपालराव मुक्तिबोध ग्वालियर स्टेट में सब इंस्पेक्टर के पद पर थे और वहीं से वो रिटायर हुए। माता इनकी पार्वती बाई घरेलू धर्मपरायण व शिक्षित महिला थी। मुक्तिबोध 4 भाई थे। इसमें उनके जो छोटे भाई शरद चंद्र मुक्तिबोध मराठी के प्रतिष्ठित साहित्यकार है और बाकी जो भाई हैं वो कम उम्र में गुजर गए थे, जिसकी वजह से बड़े होने के नाते इन्हें बहुत सारा प्रेम घर में मिला। तो इनकी शिक्षा पे अगर बात करें तो पिताजी के सब इंस्पेक्टर के तबादले के कारण मुक्तिबोध के पढ़ाई का सिलसिला टूटता रहा। कभी भी ये नियमित नहीं रह पाए अपनी शिक्षा को। 1930 में उज्जैन मिडिल क्लास में असफलता, इस घटना को मुक्तिबोध अपनी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। एक तरफ क्रांतिकारी थे तो दूसरी तरफ गांधी विचार। जब मुक्तिबोध ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया, छायावाद का अंतिम दौर चल रहा था और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के उत्थान का समय था। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ साहित्य में प्रगतिशीलता की लहर उठने लगी। मुक्तिबोध घुमक्कड़ की भांति अपने जीवन मित्र शांताराम और क्षीरसागर के साथ देर रात तक घूमते रहते थे उज्जैन में, क्योंकि वहाँ पर शांताराम जो उनका साथी था वो गश्त की ड्यूटी पे तैनात हो गया था। तो इनकी रचनाओं में आपको उस समय वो रात बेरात तफरी को निकल जाते थे। बीड़ी की आदत लगी थी इनको। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें रात का भयानक सन्नाटा, पुलिस की सीटियाँ, रहस्यमय वातावरण, जुर्मों का अंधेरा संसार जो उनकी कविताओं में मिलना आम मुख्य था। पिताजी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा वकील बने, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाए, किंतु मुक्तिबोध की जिज्ञासा उन्हें कहीं दूसरी ओर ही बौद्धिक हलचलों में खींच ले गई। मुक्तिबोध घुमक्कड़ की भांति अपने जीवन शांताराम क्षीरसागर के साथ देर रात तक घूमते रहते थे। मुक्तिबोध की एक और बात थी कि एक जगह टिक नहीं पाते। अपने इस प्रवृत्ति को मुक्तिबोध स्थानांतरगामी प्रवृत्ति कहते थे। और इनके विवाह के बारे में बताएंगे तो इन्होंने मुक्तिबोध ने एक जो परिवार था बहुत संपन्न था। परिवार की आलोचना के बावजूद इन्होंने अपने घर में काम करने वाली लड़की के साथ विवाह किया। यह विवाह भले ही जाति भेद न था पर वर्ग भेद अवश्य था और इसके कारण इनके घर वालों इनसे बहुत ज़्यादा खफा नाराज़ हो गए थे और उनको घर से निकलना पड़ा और घर से निर्वासित होना पड़ा। और इसकी वजह से इस शादी के बाद इनका जीवन भी बहुत कष्टदायक और संघर्षपूर्ण रहा। मुक्तिबोध के स्वेच्छापूर्ण विवाह के पश्चात जीवन संघर्ष का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो अंतिम क्षण तक इनका चलता ही रहा। नौकरी की देखें तो मुक्तिबोध ने नौकरी में भी एक जगह नहीं टिके, अनेकों स्कूलों में इन्होंने नौकरी की। इसके अलावा दैनिक पत्र में जय हिंद में भी इन्होंने काम किया था। नागपुर के एक रेडियो स्टेशन में समाचार विभाग में न्यूज़ रीडर की नौकरी इन्हें मिली। 1946 ईस्वी में नया खून का संपादन इन्होंने किया। 1948 ईस्वी में राजनांदगांव के कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली। यहीं से उन्होंने ब्रह्म, राक्षस और अंधेरे में जैसे प्रसिद्ध कविताएं, जो कि उनकी बहुत लंबी कविताएं भी हैं जिनके लिए जाने भी जाते हैं, की रचनाएं की। साहित्यिक रचनाओं पर अगर चर्चा करें तो इनका रचना काल 1935 से आरंभ होता है। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं शुरुआत में छायावाद का प्रभाव था, किंतु आगे चलकर मुक्तिबोध की कविता में कल्पना के स्थान पर यथार्थ में जगह ले ली। मुक्तिबोध प्रगतिवादी परंपरा से प्रभावित हुए दिखाई देते हैं। अगर इनका वो दिखाई देते एक जनवादी कवि थे। साहित्य जगत में वह तार सप्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इसके अलावा इनका काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित है। इसमें 28 कविताएं संग्रहित हैं। श्रीकांत वर्मा के सहयोग से यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने चांद का मुंह टेढ़ा है को बड़े कलाकार के स्केच का बुक कहा है। यह इनके काव्य का एक सम्मान कह सकते हैं। भूरी भारी खाकी धूल 1980 में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह जिसमें 46 कविताएं संग्रहित हैं। इस संग्रह में मार्क्सवाद का प्रभाव है। मार्क्सवाद का प्रभाव से मतलब जो
मजदूर और किसानों के पक्षों के लिए संघर्ष करते हैं और पूंजीवादी का विरोध करते हैं, उसे मार्क्सवाद कहते हैं। चीन में देख सकते हैं, वहाँ पर साम्राज्य और मार्क्सवादी धारा की सरकार है। अब आते हैं कविताएं। तो इनकी कविताएं जैसे मैंने आगे बताया अक्सर लंबी हैं। इनमें ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चंबल की घाटी, जीवन का रास्ता, सभी कविताएं इनकी लंबी कविताएं हैं। अंधेरे में 1957 में लिखी गई कविता लंबी है, जो 1964 में कल्पना में प्रकाशित हुई। अंधेरे में कविता का पहले नाम आशंका के दीप था। यह चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में प्रकाशित है। 4 सप्तक में प्रकाशित कविताएं आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आँखें, मेरे अंतर, विहार आदि एक आत्मा वक्तव्य कविता के पूर्ण पुनश्चय में इन्होंने लिखा। इसे छोटी कविता में नहीं लिख सकता। आइए निबंध पर चर्चा करते हैं। तो इसमें एक नई कविता का आत्मसंघर्ष, यह 13 निबंधों का संग्रह है। समीक्षा की समस्याएं प्रस्तुत पुस्तक में संकलित निबंध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। समीक्षा की समस्या के अंतर्गत अंधायुग एक समीक्षा इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध में सामाजिक पक्ष पर प्रभाव डाला गया है। इसके अलावा मैं जो कुछ देखता हूँ एक समीक्षा आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत जटिल चरणों के रेखाचित्र उपस्थित किए गए हैं। लू सुन की कहानियाँ आलोचनात्मक निबंध में मुक्तिबोध ने लू सुन की कहानियों की समीक्षा की है। इसके अलावा एक साहित्यिक की डायरी जबलपुर में प्रकाशित की होने वाली प्रसिद्ध वसुधा में प्रकाशित हुई। 1957, 1958, 1960 में यह डायरी प्रकाशित हुई। वसुधा पत्रिका में एक साहित्यिक डायरी नाम से चला एक साहित्यिक की डायरी में कुल 13 प्रकरण हैं। कामायनी एक पुनर्विचार एक बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध है इनका। हंस और आलोचना पत्रिका में 1940 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें 13 अध्याय हैं और फैंटेसी का प्रयोग जैसे कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना निबंध में किया गया है। एक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध के पुत्र रमेश गजानन मुक्तिबोध ने 1981 में इसे प्रकाशित करवाया। इसमें मुक्तिबोध ने कलाकृति को जीवन की पुनर्रचना कहा। कहानी संग्रह में देखा जाए तो काठ का सपना 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 11 कहानियों का संग्रह है। क्लाइड इथली यह सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसमें आधुनिक सभ्यता का भयावह रूप दिखाया गया है। इस कहानी का मैं आपको अपने एक नए वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। पूरा कहानी को हम इसमें एक्सप्लेन और व्याख्या सहित सारांश दोनों में चर्चा करेंगे, तो ज़रूर देखना। पक्षी और दीमक कहानी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है जिसमें ये इसका मूल भाव है। विपात्र कहानी है जिसका मूल भाव मुक्तिबोध की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें मध्यम वर्गीय विडंबना को दर्शाया गया है। सतह से उठता आदमी यह दूसरा कहानी संग्रह है। इसमें जीवन की खतरनाक भूत के उपचार समझौता जैसे मूल्यवान कहानियाँ हैं। विपात्र एक उनका लघु उपन्यास है, लंबी कहानी है, निबंध का मिश्रण है। भारत इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध की सर्वश्रेष्ठ बहुचर्चित और विवादित कृति है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मुकदमा चला। हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्य के प्रति समर्पित एवं प्रसिद्ध रचनाकार हैं। अपने समय में वे आकंठ डूबे रहे अवान्य स्थितियों में षड्यंत्र के शिकार हो रहे मनुष्य वह मानवीय स्थिति मुक्तिबोध के साहित्य के केंद्र में हैं। उनकी कविता, आलोचना, कहानी, उपन्यास, डायरी आदि में इसी मनुष्य को मुक्तिबोध ने सर्वाधिक प्रमुखता प्रदान की है। इसके अलावा यह चिंता उनके साहित्य में अवसाद के रूप में अभिव्यंजित नहीं है, यह उनकी रचना में विशिष्ट पहचान के रूप में दर्ज है। उसमें हमारे यथार्थ का ऐतिहासिक सन्निष्ठ है। इस कारण से मुक्तिबोध अपने समय में ही नहीं आज भी प्रासंगिक है। मुक्तिबोध ने आरंभिक रचनाएं छायावादी रोमानी संस्कारों से प्रेरित होकर भी उन पर यथार्थ की स्पष्ट छाप है। तो इसकी फ्लेवेयर गोरकी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और दर्शन के समस्याओं में भी उन्हें रस मिलता था। जब मुक्तिबोध ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया तब छायावाद का अंतिम दौर चल रहा था, पर प्रवेश के उत्थान का समय था। तो दोस्तों, इस तरह से मुक्तिबोध जी के जीवन परिचय को हमने बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।